अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एयर हेडक्वार्टर्स है इस्लामाबाद में, उन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की है पाकिस्तान की जो एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड है उसके लिए। एंड यहाँ पर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद को एज अ कमांडर अपॉइंट किया गया है एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड का, या जिसे शॉर्ट में AFSC भी कहा जाता है। अब एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का फेयरली सबको पता है कि वो कौन है। मई 2025 का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके दौरान उन्होंने मीडिया के फ्रंट पर पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट किया था और काफी एक इन डेप्थ प्रेजेंटेशन दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशंस में, जो कि मई के कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने कंडक्ट किए थे। अब नॉर्मली हम यहाँ पर ऐसा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो भी अपॉइंटमेंट्स है उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये अपॉइंटमेंट क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उससे रिलेटेड है और पहली दफा ऐसा है कि इसके किसी अपॉइंटेड कमांडर को सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तो हमने कहा कि इसी न्यूज को डिस्कस करते हुए आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसके बारे में आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन हो, आपको समझाया जाए कि एक्चुअली में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है वो है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किस तरह से पास्ट में भी ये अपने मिशंस को परफॉर्म करती आई है। तो आपको पता है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, साइमल्टेनियसली हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उनको डिलीवर करने के मेथड्स भी मौजूद हैं। अब बाकी मिलिट्री फोर्सेस की तरह न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिलीवर करने के यहाँ पर 3 मेथड्स हैं और वो 3 मेथड्स यहाँ पर उर्दू में बर, आब और फिजा और इंग्लिश में एयर, लैंड एंड सी। तो जिस तरह से आपकी फौज जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक एयर फोर्स है, एक आर्मी है, एक नेवी है, इसी तरह से आप अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको इन तीनों फोर्सेस के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। आर्मी के अंदर जो आर्मी की स्ट्रेटेजिक कमांड है वहां पर ऑब्वियसली बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज होता है, मिसाइल्स का यूज होता है जिसके थ्रू न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी होती है। एयर फोर्स में जो है वो फिर एरियल प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने का प्रोसेस होता है। एंड नेवल डोमेन में फिर सबमरीन के थ्रू जो SSBNs हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन या फिर कन्वेंशनल सबमरीन भी जिनके अंदर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी है। एंड देन फिर उन क्रूज मिसाइल्स के अंदर आप न्यूक्लियर वॉरहेड प्लेस कर सकते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के केस में यहाँ पर जो हमारे बाबर 3 क्रूज मिसाइल्स हैं वो सबमरीन लॉन्च्ड है एंड क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं तो वो एक किस्म की पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि हम समंदर से भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं इन केस पहले 2 आर्मी और एयरफोर्स वाले जो हमारे ऑप्शंस हैं वो काम नहीं करते। तो पाकिस्तान मिलिट्री की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस है वो मिलिट्री के अंदर हमेशा से न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस करती हैं। इस तरह से हमारी हर मिलिट्री की जो ब्रांच है, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, उनके डिफरेंट तरीके हैं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए। तो फिर इनकी वजह से यहाँ पर हर फोर्स के अंदर एक स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई गई है। जिस तरह से आर्मी की एक स्ट्रेटेजिक कमांड है, नेवी की अपनी स्ट्रेटेजिक कमांड है, पाकिस्तान नेवी स्ट्रेटेजिक कमांड, एंड देन पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी स्ट्रेटेजिक कमांड है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ आपको समझाने के बाद अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसका बेसिकली जो मेन रोल है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को हमेशा प्रिपेयर्ड रखना कि वो फिजा से अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको लॉन्च कर सके, यानी कि एरियल डिलीवरी ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स। इसके बाद जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल है, यानी कि जो एयर डिलीवर्ड न्यूक्लियर वेपन्स है उनका कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल अपने पास रखना। उसके बाद लॉन्च कोड्स, टारगेट सिलेक्शन, इंटरऑपरेबिलिटी और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसकी सिक्योरिटी करना, जो कि NC2 के अंदर आता है, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल। तो ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसकी जिम्मेदारी होती है। मतलब कि जितना भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वेपन्स का स्टॉक है फिजा से डिलीवर होने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, वो एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसके अंडर होता है। उसके बाद वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, यानी कि वो एयरक्राफ्ट जो कि न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करेंगे, वो स्क्वाड्रंस जो है वो भी एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड के अंडर आते हैं, यानी कि उनके साथ लिंक्ड होते हैं, जिससे फिर एयरफोर्स की ये जो स्ट्रेटेजिक कमांड है अपने आप को प्रिपेयर्ड रखती है कि कब, कैसे और कहां पर एयरफोर्स के थ्रू जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स है उनको डिप्लॉय करना है। जैसे पहले बताया, लॉन्च कोड्स, टारगेट सिलेक्शन, इंटरऑपरेबिलिटी, कमांड एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनिसेंस, ये सारी जो है न्यूक्लियर डोमेन की पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो साइड है ये एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड के अंडर आती है। तो एसेंशियली एक न्यूक्लियर वेपन को कहां डिप्लॉय करना है उसकी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक जो एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक कमांड है वो जिम्मेदार होती है और उसी ने सारा कुछ करना होता है, जिसके लिए फिर इसका अलहदा से एक कमांडर होता है जो कि पाकिस्तान की जो प्रीमियम
एपेक्स बॉडी है, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जिसके अंडर तीनों पाकिस्तान मिलिट्री की जो स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं वो आती हैं। तो ये जो एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड है वो उस एपेक्स बॉडी का भी पार्ट होती है। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में चले जाएं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की ये जो स्ट्रेटेजिक कमांड है इसको 1985 में एस्टैब्लिश किया गया एंड उस टाइम के ऊपर हमारी जो एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक कमांड है उसका जो मेन वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म था वो F-16 एयरक्राफ्ट था। और उस टाइम के ऊपर क्योंकि मॉडर्न जो आपके स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं वो नहीं हुआ करते थे, तो जो ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं या फिर फ्री फॉलिंग बॉम्ब्स जिनको भी कहा जाता है, उनके थ्रू हमारे जो F-16 थे वो किसी भी एक न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर सकते थे। अब मसला यहाँ पर ये था कि जिस तरह से प्रोग्रेशन होती गई, मॉडर्न टाइम्स में आते गए, तो ये जो डिलीवरी मेथड है वो पुराना होता गया। और F-16 एयरक्राफ्ट के साथ जो एक इशू था कि एक तो यहाँ पर यूएस की ओवरवॉच थी, यूनाइटेड स्टेट्स पूरे तरीके से F-16 की फ्लीट के ऊपर नजर रखता था, जिससे हमारा जो ये स्ट्रेटेजिक रोल था ये काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। और उसके बाद F-16 एयरक्राफ्ट के क्योंकि सोर्स कोड भी हमारे पास नहीं थे, तो हम इस एयरक्राफ्ट के साथ जो मॉडर्न एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लगाकर डिप्लॉय किया जा सके, तो वो भी हम इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। सो इस वजह से बेसिकली ये जो रोल है ये हमें अपने पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को देना पड़ा। बस उस टाइम के ऊपर JF-17 थंडर जो है वो अपने डेवलपमेंट फेज में था और मिराज ही एक ओनली ऑप्शन था पाकिस्तान एयरफोर्स के पास। उसके बाद ग्रेजुअली कमिंग ईयर्स के अंदर JF-17 थंडर जो है वो डेवलप हुआ एंड देन वो एयरक्राफ्ट फिर एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक कमांड के साथ मुंसलिक हुआ। वहां पर रात जैसे जो क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करके डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको JF-17 के साथ इंटीग्रेट किया। और इवन रात क्रूज मिसाइल के जो डिफरेंट एडवांस्ड वेरिएंट्स हैं उनकी भी जो ट्रायल एंड टेस्टिंग है वो JF-17 थंडर के थ्रू ही कंडक्ट की गई, बिकॉज JF-17 का जो सोर्स कोड है वो हमारे पास है, हार्डवेयर चेंजेस इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो रात क्रूज मिसाइल की जो इंटीग्रेशन है वो काफी सही तरीके से हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी सजेस्ट करती हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की मोस्ट रिसेंट एक्विजिशन है J-10C एयरक्राफ्ट की, उसको भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी के रोल के ऊपर डिप्लॉय कर रही है, बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की जो डिलीवरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है एयरफोर्स के लिए। तो उसके लिए हमेशा से यहाँ पर जो उसका मोस्ट केपेबल एसेट है या फिर मोस्ट केपेबल प्लेटफॉर्म है उसी को यूटिलाइज किया जाता है, जिसके हिसाब से इस टाइम के ऊपर J-10C सेंस बनाता है। लेकिन अभी के लिए इससे रिलेटेड कोई कंक्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है कि J-10C एयरक्राफ्ट के साथ हमने अपने जो इंडिजिनस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इंटीग्रेट करके J-10C को अपना जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो बनाया हुआ है। और इसके पीछे बेसिकली वजह यही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ये न्यूक्लियर या फिर स्ट्रेटेजिक कमांड है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम नॉलेज अवेलेबल है और ये हाईली क्लासिफाइड कमांड है। बिकॉज आजकल जिस तरह से बैटलफील्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने के जो सबसे क्रेडिबल और मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स हैं वो लैंड बेस्ड सिस्टम्स या फिर सबमरीन बेस्ड सिस्टम्स हैं, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अच्छे तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद अंडर वाटर सबमरीन से आप अच्छे तरीके से डिटेक्ट हुए बगैर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रेडिबल हैं, तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसकी, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए उसका जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको कंप्लीट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रायड का मतलब यानी कि बेसिकली एक ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और ये तीनों साइड्स मोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस तरह से वीडियो के शुरू में बताया, बर आब फिजा, एयर लैंड एंड सी। एक कंट्री के पास जो कि एक सॉवरेन न्यूक्लियर स्टेट है उसके पास इन तीनों मोड्स के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने के ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। इस हिसाब से जितनी बाकी हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड्स इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से इक्वली जो एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक कमांड है वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में जल्द ही एक नया मोस्ट केपेबल प्लेटफॉर्म आने वाला है जो कि स्टेल्थ भी होगा, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक कमांड है वो J-35 के साथ न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी के कौन से ऑप्शंस को यूटिलाइज करती है। आई होप कि इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।